ऑल राइट, मेरे प्यारे सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिसमें तुम लोग फिलोसफी कोर, जनरल और जेनरिक इलेक्टिव यानी जी के सारे विद्यार्थियों से मैं फिर मुखातिब हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं अभी कांट का दर्शन से तुम लोगों को परिचित करा रहा हूँ। शुरू में जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत दो विचारधाराएं चली थी, दो दार्शनिक सिद्धांत का पदार्पण हुआ था, यानी एक बुद्धिवाद और दूसरा जो था वो था अनुभववादी दार्शनिक विचारधारा। दोनों विचारधाराएं जो थी वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान को हमें प्रदान नहीं कर पाई। तो जर्मन दार्शनिक जो इमानुएल कांट थे, उन्होंने जब दोनों विचारधाराओं को पढ़ा तो उन्हें लगा कि इन दोनों विचारधाराएं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, वे न तो पूर्ण रूप से सही बात कह रहे हैं, न पूर्ण रूप से गलत बातें कह रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप जो बताते हैं उनमें त्रुटियां भरी पड़ी हैं। दोनों विचारधाराएं अपने आप को ही सर्वे सर्वा कहने लगे थे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, और दूसरा जो विरोधी है वो जो कह रहा है वो सरासर गलत कह रहा है। जब कांट ने दोनों विचारधाराओं को पढ़ा, दोनों विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया, तो उन्हें हकीकत से वास्ता हुआ। वो समझ गए कि ये दोनों विचारधाराएं अपने आप में गलत तो नहीं हैं और अपने आप में पूर्ण सही भी नहीं है, लेकिन दोनों विचारधाराओं को यदि रिकॉन्साइल करें तो हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान का स्वरूप को बताने के इसी क्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान का जो स्वरूप होता है वो संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष है, यानी वो सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट है। कहने का मतलब जो है, जब बुद्धिवाद को आप लीजिएगा तो उसमें आपको विश्लेषणात्मक ज्ञान का प्राप्ति होगी, और यदि आप बुद्धिवाद को ग्रहण कीजिएगा तो उससे हमें जो है अनुभव निरपेक्ष निर्णय की प्राप्ति होगी, यानी एप्रियोरी जजमेंट। तो कांट ने ज्ञान का स्वरूप को जब पुनर्स्थापित किया, सही ज्ञान के स्वरूप को बताया, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान जो होता है वो सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट है। ज्ञान जो है वो संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय है। कांट, बर्कले तथा ह्यूम की तरह ही इस जगत को प्रपंचमय मानते हैं। यह प्रपंचमय जो जगत है, यानी माया से माया शंकर का माया पढ़े हो ना, उसी तरह ये प्रपंचमय जगत है। तो ये प्रपंचमय जगत ही हमारे ज्ञान के विषय हैं। विज्ञान या प्रत्यय का जो लक्ष्य है, इस प्रपंचात्मक जो जगत है के नियमों का पता लगाना है। अनुभव के साथ कांट यह मानते हैं कि संवेदनाओं के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। संवेदनाओं की अनुपस्थिति में हम वस्तुओं को नहीं जान सकते हैं, परंतु संवेदना मतलब सेंसेशन, तो संवेदनाओं की अभाव में हम वस्तुओं को सही रूप में नहीं जान सकते, परंतु फिर अनुभववाद के विरुद्ध यह तथ्य भी वो स्थापित करते हैं कि संवेदना ही मात्र ज्ञान नहीं है, और हमारा अनुभव सिर्फ संवेदनाओं से ही नहीं बनता है। इस अनुभव को वो अर्थ प्रदान करते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि संवेदनाएं जो हों वो बुद्धि
शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलती है। अब संवेदनाएं जो हैं वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती है, बल्कि प्रतियों के अंग के रूप में, प्रतियों के पाठ पाठ में हमें मिलती है। हमें किसी वस्तु की संवेदना होती है, संवेदना मात्र नहीं होती है। हम विशेष देश काल यानी स्पेस और टाइम में स्थित विशेष गुण वाली वस्तु का ही एब्जॉर्ब करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, देखते हैं। हम संवेदनाओं का नहीं बल्कि वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम जानते हैं कि ज्ञान की जो प्रक्रिया में मन सक्रिय होता है, वह उपस्थित जो उत्तेजनाएं हैं उसे वह चूज करता है, चुनाव करता है, सेलेक्ट करता है, फिर कुछ की ओर ध्यान देता है और कुछ को वह अपना ध्यान से हटा देता है। सत्य तो यह है कि ज्ञान की सीमाएं ही यह इंगित करती हैं कि ज्ञान के परे भी बहुत कुछ है। इस तरह इंद्रिय ज्ञान की सीमाओं को अस्तित्व या सत्ता मात्र की सीमाएं नहीं माना जा सकता। यह ठीक है कि हम अपने मन को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, परंतु मानसिक क्रिया के आधार पर उसकी अनुपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। यदि ज्ञान की प्रक्रिया में यह अनुभव होता है कि केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञान संभव नहीं है, बल्कि उसमें और भी मानसिक क्रियाओं की हमें ज़रूरत पड़ती है, और भी मानसिक क्रियाओं की हमें और भी मेंटल प्रोसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो इंद्रियों के अलावा ज्ञान के अस्तित्व को भी मानेगा। ज्ञान की प्रक्रिया की जो शक्तियां हैं वे हैं संवेदन की शक्ति, वे हैं प्रज्ञा शक्ति, वे हैं विवेक शक्ति, यानी द फैकल्टी ऑफ सेंसिबिलिटी, द फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो ज्ञान का स्वरूप बताने के क्रम में कांट ने कहा कि ज्ञान जो होता है ज्ञान का स्वरूप को बताने के क्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञान जो होता है वो अनुभवातीत यानी अनुभव से परे, यथार्थ निर्णय यानी वास्तविक निर्णय, या संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय है। इसी को कहा जाता है सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। इस स्वरूप की व्याख्या करने के क्रम में कांट ने दो प्रकार की विधियों को सामने रखा। वे दो प्रकार की विधियां हैं, विश्लेषणात्मक विधि और संदेहात्मक विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषण यानी एनालिटिक और सिंथेटिक। विश्लेषणात्मक विधि में कांट कहते हैं कि विधेय उद्देश्य का विश्लेषण करता है, कोई नई बात हमें नहीं बतलाता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि शरीर जो होता है वो विस्तृत होता है, तो इसका विधेय विस्तृत होना है, उद्देश्य शरीर का विश्लेषण मात्र है। यहाँ यह पता चलता है कि विधेय जो है वो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताता है, जो व्यक्ति शरीर के विषय में जानता है वह यह भी जानता है कि शरीर में विस्तार होता है। परंतु यदि हम इसके विपरीत कुछ दूसरे उदाहरणों का पता चलाना चाहें कि विधेय जो है उद्देश्य के बारे में नई बात बतलाता है, तो इसके लिए हमें संश्लेषणात्मक निर्णय को अपनाना होगा, संश्लेषणात्मक विधि की ओर जाना होगा। तो ज्ञान की उत्पत्ति की दृष्टि से भी दो भागों में उसे हम बांट सकते हैं।
एक अनुभव निरपेक्ष यानी एप्रियोरी और दूसरा अनुभव सापेक्ष यानी एपोस्टेरियोरी। जो ज्ञान अनुभव के बिना भी अपना अनुभव के अभाव में भी सत्य को स्वीकार करे उसे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान अपनी सत्यता की सिद्धि के लिए अनुभव की अपेक्षा नहीं रखता। कोई घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती। हर एक घटना, हर एक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, परंतु इस अनुभव निरपेक्ष सत्ता को हम कार्य कारण नियम न मानते हुए भी स्वीकार कर सकते हैं। कार्य कारण नियम की अवहेलना करने से वैज्ञानिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता और सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का आधार समाप्त हो जाएगा। कांट अनुभव निरपेक्ष निर्णय को अनिवार्य और सार्वभौम कहते हैं। कार्य कारण नियम के द्वारा ही प्रामाणिक या सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो दूसरा है एपोस्टेरियोरी यानी अनुभव सापेक्ष ज्ञान वो होता है। यह ज्ञान जो है पूर्णतः किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लें कि सफ़ेद फूल में सुगंध होती है। यहाँ हमें सफ़ेद फूलों का विश्लेषण करके यह पता लगाना होगा कि फूलों में जो सुगंध है या नहीं है। इन निर्णयों में जो होता है अनिवार्यता और सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती है। कारण यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि फूलों में सुगंध ही हो। बहुत से सफ़ेद फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें सुगंध नहीं रहता है। बहुत सारे जैसे बेली का जो फूल होता है वो सफ़ेद होता है लेकिन उसमें सुगंध होता है। उसी तरह यदि धतूरा का फूल है वो भी सफ़ेद होता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होता है। अतः इन निर्णयों को अनिवार्यता का प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, इसमें नवीनता हम मानेंगे। नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होगा कि बेली का फूल जो होता है सफ़ेद होने के बावजूद सुगंध देता है और धतूरे का फूल जो होता है वो सफ़ेद होने पर भी हमें सुगंध प्रदान नहीं करता है। कांट ज्ञान की उत्पत्ति तथा उसकी विषय वस्तु को मिलाकर कहते हैं कि संश्लेषणात्मक निर्णय अनुभव सापेक्ष है। इसका अर्थ यह है कि संश्लेषणात्मक निर्णय हमारे अनुभव से उत्पन्न होते हैं पर इनमें सार्वभौमिकता और अनिवार्यता नहीं होती है। इस प्रकार निर्णय में संभाव्यता होती है, अनिवार्यता नहीं होती है। इसके विपरीत विश्लेषणात्मक वाक्यों में अनिवार्यता पाई जाती है। यहाँ दोनों का अंतर स्पष्ट कर देना होगा। विश्लेषणात्मक निर्णय अनुभव निरपेक्ष हैं जबकि संश्लेषणात्मक जो निर्णय हैं वो अनुभव सापेक्ष हैं। यानी संश्लेषणात्मक निर्णय है जो अनुभव पर आश्रित है और विश्लेषणात्मक निर्णय जो है वो बुद्धि पर आश्रित है। फिर विश्लेषणात्मक निर्णय में अनिवार्यता होती है जबकि संश्लेषणात्मक जो निर्णय है उसमें संभाव्यता होती है। फिर विश्लेषणात्मक अनुभव से ज्ञान की वृद्धि जो है, ज्ञान की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है जबकि संश्लेषणात्मक अनुभव से हमें ज्ञान प्रदान होता है, नई ज्ञान की जानकारी होती है। तो विद्यार्थियों, कांट की जो मूल समस्या थी वो ज्ञान संबंधी ही समस्या थी। ज्ञान हम किसे कहते हैं? कांट के अनुसार ज्ञान जो होता है वो प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक वाक्यों की समष्टि है। नॉलेज इज द सिस्टम ऑफ सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। ज्ञान की अभिव्यक्ति हमेशा जजमेंट या निर्णयों के रूप में होती है। निर्णय दो प्रकार के होते हैं, जैसा अभी मैंने कहा, एक एनालिटिकल, एक सिंथेटिकल, एक विश्लेषणात्मक और एक
संश्लेषणात्मक, ये दो तरह का निर्णय है। विश्लेषणात्मक जो वाक्य में उद्देश्य भी गुणवाचक को विधेय में दोहरा देता है, कोई हमें नवीन बातें नहीं बतलाता। जैसे पक्षी पंखशील प्राणी है या त्रिभुज 3 भुजाओं की एक आकृति है, अतः इसमें ठीक है अनिवार्य ज्ञान हमें मिल गया, लेकिन इसमें हमें कोई नवीन ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। इस विश्लेषणात्मक निर्णय को हम निश्चित रूप से सत्य तो कहेंगे, किंतु इसमें हमें नवीनता या नवीन ज्ञान का कोई वृद्धि हम नहीं पाते हैं। दूसरी ओर सिंथेटिकल जो जजमेंट है, संश्लेषणात्मक जो निर्णय है, तो संश्लेषणात्मक वाक्यों में या निर्णय जो है वो इंद्रियानुभव पर आधारित हैं, अनुभव पर आधारित है, और इसमें जो ज्ञान होता है वो नवीन होता है, किंतु इसमें सार्वभौमिकता और अनिवार्यता और निश्चित होने का अभाव होता है। जैसे मोहन लंबा है या सोमवार को लू चली थी, नवीन ज्ञान मिला, लेकिन इसमें कोई अनिवार्यता नहीं पाया, इसमें कोई सार्वभौमिकता नहीं पाया, इसमें हमने कोई निश्चित ज्ञान नहीं पाया। सोमवार को लू चली थी, कोई निश्चित क्या अगला सोमवार को भी लू चलेगी, उसके बाद वाला सोमवार को भी लू चलेगी? नहीं ना। हाँ, नवीन ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई, लेकिन हमें कोई निश्चित सार्वभौमिक और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कांट के सामने मुख्य समस्या यह थी कि क्या ऐसे भी वाक्य हैं जो संश्लेषणात्मक होते हुए भी अनुभव निरपेक्ष हों, एप्रियोरी हों, अर्थात नवीन होते हुए भी सार्वभौम और निश्चित भी हों, अनिवार्य भी हों? ऐसा कोई ज्ञान है? तो कांट का उत्तर है कि ऐसे भी वाक्य होते हैं, ऐसे भी ज्ञान होते हैं जो हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं और अनिवार्य एवं सार्वभौम भी होते हैं, लेकिन विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल नहीं होते। ऐसे वाक्य या निर्णय या ज्ञान जो हैं, इसे ही सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट कहा जाता है, यानी संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय या ज्ञान कहा जाता है। इसलिए सिर्फ संश्लेषणात्मक वाक्यों को ही ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु उनमें भी सिर्फ उन्हीं को जो सार्वभौम और अनिवार्य हो। ज्ञान की उपरोक्त परिभाषा तो कांट ने कर दी, लेकिन अब प्रश्न उठा, क्या इस प्रकार का ज्ञान संभव है या सब हवा हवाई है? क्या ऐसा वास्तव में ज्ञान होता है या ये सिर्फ कल्पना है? ह्यूम ने कहा था कि ऐसा ज्ञान संभव नहीं है। अब कांट जो है वो कहते नहीं भाई, ऐसा ज्ञान संभव है कि वो ज्ञान जो सार्वभौम भी हो, अनिवार्य भी हो और नवीन भी हो, वैसा ज्ञान जो संश्लेषणात्मक भी हो और उसमें सार्वभौमिकता और अनिवार्यता का पुट भी हो। तो इस तरह का ज्ञान को कांट ने कहा कि गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम पाते हैं। गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कांट कहते हैं कि गणित में कहा गया है कि 7 + 5 = 12, जो सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान है। पर गणित के वाक्य संश्लेषणात्मक भी होते हैं, यानी सिंथेटिकल भी होते हैं, यानी अनुभव सापेक्ष भी होते हैं, क्योंकि गणित की उत्पत्तियों वस्तु जगत या स्पेस के अनुभव पर निर्भर करती है और उनके आधार पर भविष्य के बारे में जो कहा जाता है वह सत्य उतरता है और उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। जैसे गणित के आधार पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आदि का
पूर्व में भी घोषणा की जाती है और हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, कांट कहते हैं कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में भी जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वो संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान होते हैं, सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट से पुट लिए हुए होते हैं। इस क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में भी ऐसा ज्ञान संभव है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत जो है वो अनुभव सापेक्ष यानी एपेस्टियोरी यानी नवीनता के होने पर भी, सिंथेटिक होने पर भी, संश्लेषणात्मक होने पर भी सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चित भी होते हैं। तो कांट ने इस तरह अपने दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप को प्रदान किया, ज्ञान के स्वरूप की जो व्याख्या की, उसमें उन्होंने ज्ञान वही ज्ञान को सही माना जो संश्लेषणात्मक हो यानी अनुभव सापेक्ष हो, अनुभव पर आधारित हो और साथ ही अनुभव निरपेक्ष भी हो, अनुभव से परे भी हो यानी सार्वभौम एवं अनिवार्य। तो इस तरह जो ज्ञान जो सार्वभौम और अनिवार्य भी हो और वो नवीनता भी प्रदान करे यानी अनुभव से भी रिलेटेड हो और बुद्धि से भी रिलेटेड हो, ऐसा ज्ञान संभव है। गणित और भौतिक शास्त्र, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्षेत्र में हम ऐसे ज्ञान को पाते हैं। तो ये हुआ कांट का सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट, संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं तक। आज मैंने तुम लोगों को कांट के सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट के कॉन्सेप्ट से परिचित कराया। आज का क्लास यहीं तक। बाय बाय, ओके।